साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज से हिंदी का गद्य साहित्य। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आज से मैं हिंदी के गद्य साहित्य की व्यवस्थित कक्षाएं शुरू कर रहा हूं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ के लिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरे पाठ्यक्रम का पैकेज देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो जैसा मैंने वादा किया था कि आज से हिंदी गद्य साहित्य की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। शुरुआती कुछ वीडियोज में, शुरुआती कुछ क्लासेस में आपको हिंदी गद्य साहित्य के परिचय यानी 2-3 वीडियो मुश्किल से होगा जो गद्य साहित्य का क्रमिक विकास का जो परिचय है वो होगा। उसके बाद विधाओं का विकास और उनकी रचनाएं, रचनाकार पर विश्लेषणात्मक रूप में चर्चा होती चलेगी। कोशिश होगी कि तेजी से हम पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लें। तो आज से हम एक नए उमंग, एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ सफलता की यात्रा शुरू करते हैं। आप हमसे जुड़ जाइए। मेरा वादा है कि आपको प्रामाणिक, नियमित, समयबद्ध और उत्कृष्ट सामग्री में उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों सबसे पहले आज की जो क्लास है वो भी हमारी हिंदी का गद्य साहित्य की जो क्लास है वो आज की एक प्रारंभिक यानी पहली क्लास है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं गद्य शब्द पर चर्चा। ठीक है, सबसे पहले क्या है हिंदी के गद्य साहित्य की बात हम शुरू करते हैं। आज की क्लास आइए प्रकरण से आपको जोड़ते हैं। सबसे पहले हम गद्य शब्द की बात करते हैं। तो गद्य आखिर है क्या? सबसे पहले गद्य की बात हो। गद्य क्या है? गद्य के जब शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं साथियों हम लोग, तो यह गद्य जो है वो गद धातु, संस्कृत जानते हैं आप, धातु किससे, धातु रूप किसमें किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। गद धातु में यत प्रत्यय गद धातु में यत प्रत्यय जोड़कर बना है क्या? गद्य शब्द। ये आपका गद्य शब्द जो है गद धातु मूल रूप से क्या है? ये गद धातु में यत प्रत्यय जोड़कर बना है। गद का अर्थ होता है क्या? बोलना, कहना, बतलाना या स्पष्ट करना। ठीक है, तो यहां जो गद्य शब्द है, गद्य का वास्तव में अर्थ है स्पष्ट करना। और एक सामान्य रूप में गद्य से जो हमारा आशय होता है, गद्य की जो परिभाषा होती है वो ये होती है सबसे पहली उसकी पहचान कि जब हम छंद मुक्त होकर, छंद मुक्त रूप में यानी बिना पद्यमय रचना हुए, बिना तुकबंदी के, बिना लय के, बिना ताल के, छंदों से स्वतंत्र रहते हुए कोई रचना जब होती है तो वो गद्य होता है। इसको भी आइए हम लिख के समझते हैं कि छंद, ताल, लय या तुकबंदी और तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण रचना गद्य है। यह गद्य की एक सामान्य परिभाषा है। यहां देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात गद्य के पहचान की है वो है छंद मुक्तता। यानी गद्य जो है वह छंद मुक्त होता है। यानी गद्य में अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति मुख्य रूप से वह छंद मुक्त होती है। गद्य में अभिव्यक्ति मुख्य रूप से क्या होती है? छंद मुक्त होती है। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य के लिए क्या कहा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य और पद्य की विभाजक रेखा मुख्य रूप से छंद को ही माना गया है। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य पद्य की विभाजक रेखा मुख्य रूप से छंदबद्धता को ही माना गया है। ठीक है ना? आप अवगत होंगे कि साहित्य दर्पण
साहित्य दर्पणकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि गद्य को क्या कहा है? साहित्य दर्पणकार। साहित्य दर्पणकार यानी आचार्य विश्वनाथ ने गद्य को कहा है, गद्य को कहा है, इस शब्द को बहुत ध्यान से साथियों देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने गद्य को वृत्त गंधोज्झित, इस शब्द को ध्यान से देखिए। साहित्य दर्पणकार ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में आचार्य विश्वनाथ ने गद्य को वृत्त गंधोज्झित कहा है। बहुत ध्यान से देखिए, यानी वृत्त गंधोज्झित का अर्थ है यानी छंद बद्धता रहित, छंदबद्धता रहित शब्द योजना। इसका अर्थ है छंदबद्धता रहित शब्द योजना। वृत्त गंधोज्झित का अर्थ है छंदबद्धता रहित शब्द योजना। ठीक है, उन्होंने वृत्त गंधोज्झित को यानी इस छंदबद्धता रहित, छंदबद्धता रहित, छंद यहाँ छंदबद्धता कर लीजिए इसको, छंदबद्धता रहित ये जो शब्द योजना है यानी वृत्त गंधोज्झित को आचार्य विश्वनाथ ने 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका मुक्तक। पहला क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, यह सारे बिंदु आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। विशेष रूप से जो बड़ी परीक्षाएं हैं, नेट जेआरएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। वृत्त गंधोज्झित को यानी छंदबद्धता रहित शब्द योजना को आचार्य विश्वनाथ 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है मुक्तक। मुक्तक यानी ऐसा गद्य बंध, ऐसा गद्य बंध जो असमस्त, असमस्त पद में रचा गया हो या लिखा गया हो, लिखा गया हो, रचा लिखा गया हो। असमस्त पद से मतलब क्या है? लंबे लंबे सामासिक पद न हो, सामासिक पदों से मुक्त हो, उसको उन्होंने कहा कि ये मुक्तक है। ठीक है, दूसरा भेद उन्होंने बताया साथियों, मुक्तक के बाद उन्होंने क्या बताया? मुक्तक के बाद उन्होंने बताया वृत्तिगंध। वृत्तिगंध, वृत्तिगंध से तात्पर्य है ऐसा गद्यबंध जो बीच बीच में वृत्ति की गंध हो, वृत्त की गंध हो, वृत्त की जुड़ा हो, वृत्त का जुड़ाव हो, वृत्त की गंध हो, यानी बीच बीच में पद्य रचना भी हो, पद्य रचना बीच बीच में जिसमें हो, वो क्या है? वृत्तिगंध है। तीसरा साथियों है, तीसरा है उत्कलिका प्राय। तीसरा क्या है? उत्कलिका प्राय। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय में क्या होते हैं? दीर्घ सामासिक। इस गद्य रचना में क्या होते हैं? दीर्घ सामासिक पद या दीर्घ समस्त पद होते हैं, दीर्घ सामासिक पद होते हैं। और चौथा भेद है साथियों, चौथा भेद है आपका चूर्णक। चौथा भेद है चूर्णक। चूर्णक में छोटे छोटे समासिक पद होते हैं, छोटे छोटे समस्त पद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे समस्त पद होते हैं। तो ये आपने वृत्त गंधोज्झित के 4 प्रकार देखे। पहला क्या है? मुक्तक है। दूसरा क्या है? वृत्तिगंध है। और तीसरा क्या है? उत्कलिका प्राय है। और चौथा क्या है आपका? ये चूर्णक है। साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये चारों बिंदु आप देख लीजिए, चारों प्रकार देख लीजिए, मुक्तक, वृत्तिगंध, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। गद्य काव्य को साथियों मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ इसको हम चलिए मिटा के आके देख लेते हैं। गद्य काव्य जो है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग है आपका, आचार्य दंडी ने गद्य के बारे में कहा है कि गद्य कवीनाम निक्सम वदंती, यानी गद्य ही कवियों की कसौटी है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि गद्यम कवीनाम, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, निकषम वदंती, ठीक है ना। ये आचार्य दंडी का कथन है। निकष का क्या अर्थ होता है? कसौटी, यानी गद्य जो है ये कवियों की कसौटी है। और गद्य काव्य के मुख्य रूप से साथियों कितने प्रकार है? गद्य काव्य को आप मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। वो पहला यह है कथा आपका, और दूसरा है आख्यायिका। पहला क्या है? कथा, और दूसरा है आख्यायिका। यह भी दोनों जानना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। गद्य काव्य के मुख्य रूप से दो भेद, कथा और आख्यायिका, ठीक है। कथा के अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती हैं? वह रचनाएं जिनमें लेखक अपनी कल्पना का प्रयोग करके रचना करता है, अपनी कल्पना का प्रयोग करके रचना करता है, ठीक है। और आख्यायिका में साथियों ऐतिहासिक घटनाओं या प्रसंगों का आख्यायिका में ऐतिहासिक घटनाएं या प्रसंगों का समावेश करके रचना करता है, ठीक। कथा के अंतर्गत क्या है? कौन से साहित्य आ गए? लेखक अपनी कल्पना का प्रयोग कर रचना करता है। और आख्यायिका किनको कहा जाता है? जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं और प्रसंगों का समावेश करके रचना करता है। तो गद्य काव्य के दो मुख्य भेद आप देख लिए। गद्य को आचार्य दंडी ने कवियों की कसौटी कहा है, ये आचार्य दंडी का कथन है, यानी निकष माने कसौटी। आपने गद्य से संबंधित जो मुख्य परिचयात्मक बिंदु थे साथियों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चूंकि अगर बहुत विस्तार में चला जाएगा तो मुझे लग रहा है कि गद्य पर ही एक लंबा समय बीत जाएगा। जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से चर्चा थी उस पर हमने कर ली। यहाँ अब आगे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी गद्य का जो साहित्य है, यह तो गद्य की परिचय की बात, अभी तक गद्य के परिचय की बात हो रही थी। जो हिंदी का गद्य साहित्य है उसकी चर्चा कहाँ से शुरू की जाए, अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक तो गद्य शब्द या गद्य की बात हो रही थी, हिंदी गद्य साहित्य की बात अभी आपकी नहीं हुई। तो हिंदी का जो गद्य साहित्य है, आइए उस पर बात शुरू करते हैं। आप अवगत हैं कि वास्तव में जो हिंदी का गद्य साहित्य है उसका प्रारंभ जो है व्यवस्थित रूप में, सिस्टमैटिक वे में भारतेंदु युग से, यानी 19वीं शताब्दी से हुआ है। तो यानी हिंदी गद्य साहित्य का जो आपका इतिहास है ये व्यवस्थित रूप में देखा जाए तो भारतेंदु युग से आगे बढ़ता है। उसके बाद अनेक विधाओं का क्रमशः विकास होता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य नहीं लिखा गया था। भारतेंदु युग से पूर्व भी हिंदी गद्य लिखा गया था। तो जो भारतेंदु पूर्व जो हिंदी गद्य है उसको आप, उसके लिए आप एक हेडिंग दे सकते हैं, उसके लिए एक शब्द दे सकते हैं, वाक्य वो क्या कहेंगे कि एक कथन दे सकते हैं, हिंदी का आरंभिक गद्य साहित्य। अब यह है जो हिंदी का आरंभिक गद्य साहित्य जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसमें आपका जो भारतेंदु पूर्व युग यानी 19वीं शताब्दी से पहले, भारतेंदु पूर्व युग से पहले जो हिंदी में गद्य रचनाएं हुई थी उसको हम हिंदी का आरंभिक गद्य साहित्य कह रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 3-4 भागों में उसको बांट के जिसका जो विकास हुआ है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल है, यानी जो महत्वपूर्ण है तो उसमें बहुत सी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी थोड़ी सी अध्ययन सामग्री है। अगली कुछ कक्षाओं में, 1-2 क्लासेज में हम उसको स्पष्ट कर देंगे। हिंदी का जो आरंभिक गद्य साहित्य है उसके लिए आपको मैं बता दूं कि उसको हम 4 भागों में देखेंगे। पहले तो आपका आदिकालीन,
आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आपका जो भी है वर्ण रत्नाकर वगैरह जो शुरुआती रचनाएं हैं आदिकाल की, उस पर आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत चर्चा हो जाएगी। कुछ रचनाएं हैं जिन पर वीडियो में चर्चा होगी क्रमिक रूप से, उनके उदाहरणों के माध्यम से, उनके रचनाकाल के माध्यम से, उनके उदाहरणों के माध्यम से, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि उपयोगी होगा। तो आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य, उसके बाद में साथियों आपका राजस्थानी गद्य साहित्य, और फिर ब्रजभाषा में जो लिखा गया था वो गद्य साहित्य, क्योंकि इन सब में गद्य साहित्य उपलब्ध है। ब्रजभाषा गद्य साहित्य, और उसके बाद में खड़ी बोली का गद्य साहित्य, ठीक है ना, खड़ी बोली का गद्य साहित्य। अब खड़ी बोली में साथियों दो भाग हो जाता है जाके, एक तो आपका दक्षिणी खड़ी बोली का दक्षिणी खड़ी बोली गद्य साहित्य, और दूसरा उत्तर भारत की खड़ी बोली का उत्तर भारत की खड़ी बोली का गद्य साहित्य, ठीक है। तो अगले एक दो वीडियो में हम इस पर, चूंकि आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य पर आपका एक पूरी क्लास जाएगी, उसमें इतना मटेरियल है, कोशिश करेंगे कि राजस्थानी और ब्रज को एक साथ कर दें। खड़ी बोली में आपका ये दो पार्ट जो है उसको एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की कक्षा में हिंदी गद्य का परिचय और अगली कक्षा की भूमिका पर बात हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से आपको इससे आपका जुड़ाव बढ़ता जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। मेरा एक निवेदन है कि जो भी आपके परिचित हैं, आपसे जो जुड़े लोग हैं, आपके फ्रेंड्स नेटवर्क में लोग हैं जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ चैनल से जोड़िए, उनके साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।